नमस्कार दोस्तों अच्छे दिन का नारा इस देश में और पूरा फिल्म दिखाने का वादा, इन दो बातों को सुनकर के आपके पूरे शरीर में एक सिहरन सी पैदा हो गई होगी। क्योंकि बीते 10 साल पहले इस भारत देश में अच्छे दिन आएंगे इस नारे ने इस भारत देश के भीतर ना जाने कितने सपनों को जन्म दे दिया। लेकिन बीते 10 साल में जो कुछ भी इस देश भर के भीतर हुआ, आज उसको दोहराने की जरूरत बिल्कुल भी होनी नहीं चाहिए थी। क्योंकि अच्छे दिनों का मतलब क्या होता है शायद अब इस देश का हर व्यक्ति समझ गया होगा। लेकिन ऐसे में अब सवाल उसके आगे का है, और यह सवाल पूरे फिल्म का है, एक ऐसे फिल्म का जिसका ट्रेलर आपने बीते 10 सालों में देखा है। और उन 10 सालों के भीतर इस देश की जनता बार बार याद करते चले जाइए कि अच्छे दिनों का मतलब क्या यही होता है। और इसीलिए 2024 के लोकसभा चुनाव को अगर आप याद कीजिए, प्रचार के समय जहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस भी मंच पे गए, उन्होंने मंच से केवल ये कहा कि ये तो केवल एक ट्रेलर है, अब तो आपको पूरी फिल्म दिखाई जाएगी, बड़े बड़े निर्णय लिए जाएंगे। सियासी तौर पर यह नारा नहीं है बल्कि एक सच्चाई है, एक हकीकत है, एक ऐसी सच्चाई है जिसमें इस देश के बड़े निर्णय निजी हाथों के साथ लिया जाए, यानी प्राइवेटाइजेशन की ऐसी परिस्थिति इस भारत देश के भीतर पैदा हो जाए जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। इस भारत देश के भीतर करोड़ों मामले अदालतों के भीतर पड़े हुए हैं, लेकिन अब कल से देश में नया कानून आ जाएगा और उस नए कानून के तहत कल के बाद जो कोई भी रिपोर्ट थानों में दर्ज होगी, अदालत तक पहुंचेगी, उसका एक नया सिलसिला इस भारत देश के भीतर शुरू हो जाएगा। यानी सामान्य तौर पर यह कहे कि पुलिस और अदालतों को लेकर के यूं ही इस भारत देश के सामान्य नागरिक डरा हुआ रहता है। लेकिन अब एक नई किताब तैयार की गई है जो कि दिसंबर के महीने में संसद के जरिए पास भी करा ली गई, और अब उसको लागू कराने का समय आ गया है जो कल से देश भर में लागू होगा। निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन की स्थिति इस भारत देश की बजट से बताती है कि किस परिस्थिति में बजट आने वाले समय को लेकर भारत देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ने वाला है। और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप कहीं पीछे छूट तो नहीं गए हैं, और ऐसे में भारत आपसे आगे निकल तो नहीं गया है, ऐसा हो सकता है। लेकिन वही अगली परिस्थिति इस भारत देश के भीतर, उस संसद के भीतर उन विधायकों को लेकर के, उन विधेयक को लेकर के, जिसको लेकर के किसान हो, इस देश के मजदूर हो, इस देश के भीतर में बड़े बड़े बीमा क्षेत्र से जुड़े हुए कंपनियां हो, इस भारत देश में निजी क्षेत्र में जो बिजली के क्षेत्र में कंपनियां आ रही हैं उनको लाभालाभ पहुंचाने की स्थिति में हो। और तो और जो लगातार इस सोशल मीडिया पर सरकार से सवाल पूछते हैं, और सरकार के सवाल को पूछते समय हो सकता है कि सरकार की आलोचना भी कर देते हो, तो ये सरकार को बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं है। तो वह एक नया कानून विधेयक के जरिए लाने की तैयारी कर चुकी है। सवाल इस दौर में सिर्फ इतना है कि इस समय संसद के भीतर और बाहर इस भारत देश की विपक्षी राजनीतिक पार्टियों की ताकत कितनी होगी, वह क्या रोक सकेंगे क्या नहीं रोक सकेंगे, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार है। और आज लगता है कि इस समय जब एक एक बातों को आपके सामने बताएं, उससे पहले आपके मन में इस भारत देश की मौजूदा परिस्थितियों को लेकर के बहुत सारे सवाल दौड़ रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे आप भी कहीं ना कहीं कि इस कानून को लेकर के आएंगे जिस इस भारत देश के भीतर माइनिंग रूट होती है, जिस भारत देश के भीतर में लीकर की लूट होती है, उसके जरिए राजस्व का नुकसान होता है, जिस भारत देश में आर्म्स डील सत्ता के स्तर पर होती रही है, जिस देश के भीतर में एजुकेशन सेक्टर से खुले तौर पे पेपर लीक के जरिए खिलवाड़ किया जाता है, जिस भारत देश के भीतर में स्वास्थ्य का विभाग हो या फिर पानी देने की परिस्थिति तक हो वह भी प्राइवेटाइजेशन या निजी हाथों में थमा दिए गए हो, जिस भारत देश के भीतर में बैंकों से रईस कर्ज लेते हो और चार्टर विमान को छोड़ करके भाग जाते हो, उनके खिलाफ इकोनॉमिक ऑफेंस के मामले दर्ज तक नहीं होते, ईडी और सीबीआई वहां पर पहल क्यों नहीं करती है। और इतना ही भर नहीं, आपके मन में एक सवाल तो यह भी होगा कि उनके कर्ज माफ कर दिए जाते हैं, लेकिन इस भारत देश के भीतर किसान अगर कर्ज ले और ना लौटा पाए तो क्या उसकी जमीन और घर रखा हुआ क्या पशुधन, वो गाय हो बकरी हो भैंस हो, बैंक वाले सब कुछ उठा करके ले जाते हैं। आखिर बहुत सारे सवाल होंगे। आप फिर सोचेंगे कि डिजिटल इंडिया हो गया, लेकिन इन सब के बीच साइबर क्राइम बढ़ गया, 40 से 50 हजार करोड़ रुपया हर साल के हिस्से में चला जाता है। जो बैंक का फ्रॉड और इकोनॉमिक फ्रॉड बढ़ा है, तो जीएसटी स्कैम इस भारत देश के भीतर अभी चल रहा है। नोएडा के भीतर ही एक कंपनी के जरिए करीब करीब 15,000 करोड़ का जीएसटी जांच के लिए। इस भारत देश के भीतर में माफिया हो, गैंगस्टर हो, कॉन्ट्रैक्ट किलर हो, इस भारत देश के भीतर फेक एनजीओ चलने वालों की पूरी एक लाइन हो, सेल कंपनियां हो, जो मार्केट मैनिपुलेशन शेयर मार्केट के भीतर होता है, इस भारत देश के भीतर में जो फेक यूनिवर्सिटी हो, तमाम सारी बातें आपके मन में होगी। हर बार आपको बार बार ऐसा लगता होगा कि वो सियासत से जुड़ जाता है, और सियासत से जब कोई जुड़ता है तो उसको विशेषाधिकार मिल ही जाता है इस देश में, और उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। और भी बहुत सारे सवाल आपके जहन में होंगे, क्योंकि इस दौर में कोई भी डाटा, कोई भी आंकड़ा देश में एक्यूरेट तो होता नहीं, क्योंकि सेंसस है नहीं। इस भारत देश के भीतर में पहली बार दलालों की पूरी कतार हर जगह नजर आने लगी है। मनमोहन सिंह के काल में रीना राडिया 25 लोगों में शरीक थी, जिसको सरकार ने दरकिनार किया था कि अब उनको ये पावर नहीं दिया जाता है कि वह बीच बचाव नहीं बल्कि ये कहे कि बिचौलिए का काम या फिर के दलाली का काम देश भर में नहीं करेंगे, और उनको ब्लैक लिस्ट में डाला गया था।
लेकिन इस दौर में यह भी सिस्टम में बदल जाएगा। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा का जिक्र हो, नैरोकॉटिक्स का जिक्र हो, फेक करेंसी का जिक्र कर लीजिए। इस देश भर में गैर कानूनी देश के भीतर हवाला हो या मनी लॉन्ड्रिंग हो, जो ईडी के पास पूरा मामला करीब करीब 7 लाख करोड़ से ज्यादा का है। ये सारे सवाल आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रही होगी। लेकिन फिर आज आपके साथ जब बात कर रहे हैं, ट्रेलर आपने 10 साल के भीतर देख लिया है और आप जो फिल्म इस भारत देश के सामने आने वाली है, उस फिल्म के पन्नों को इसलिए भी इस दौर में खोलना चाहते हैं क्योंकि बताना दौर में एक ही नाम है, नरेंद्र मोदी। मोदी मोदी इकोनॉमिक्स, मोदी 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 डिप्लोमेसी, मोदी 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 पॉलिटिक्स। और इस तमाम सारी परिस्थितियों का मतलब क्या हो सकता है इस देश में? यह चुनाव के समय आज लगता है कि एक बार उस आवाज को फिर से आपको देख लेना चाहिए और फिर हर बात आपके सामने करेंगे कि आखिरकार इस देश की जनता का अच्छे दिन, बुरे दिन और पूरा फिल्म क्या होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात से अमूमन कभी मुकरते नहीं हैं। बीते 10 साल का अनुभव तो यही कहता है और इसीलिए अगर ऐसा वो कहते हैं कि पहले ट्रेलर पूरा देख लिए, पूरा फिल्म अब देखिएगा, तो इस फिल्म का मतलब क्या होगा? सबसे पहले इस भारत देश के भीतर आईपीसी के तहत इस देश में कानून व्यवस्था जो आईपीसी के, सीआरपीसी के जो साक्ष्य अधिनियम था, तीनों में परिवर्तन होने वाला है। परिवर्तन तो अच्छाई के लिए हो रहा है, आप ये कहेंगे। और संसद भवन के भीतर बाकायदा इसको लेकर के बहस हुआ था और बहस के बाद दिसंबर के महीने में इसको पास तक कर दिया गया था। और जो बदलाव हुआ वो तो इस भारत देश की आम जनता के हित में बदलाव हुआ। तो यहाँ पे दो बात बहुत साफ है। पहला सवाल तो है कि इससे पहले इस भारत देश के इन तमाम अपराधों से जुड़े हुए जो कोई भी मामले हैं, वो दिवालिया हो, फौजदारी हो या फिर उसके दायरे में अगर आप जाएंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट के भीतर करीब करीब 80,000 केसेस, 80,000 मामले अभी भी पड़े हुए हैं। 60 से 65 लाख मामले इस भारत देश के अलग अलग हाई कोर्ट में पड़े हुए हैं। करीब करीब 4.5 करोड़ मामला इस भारत देश के भीतर डिस्ट्रिक्ट और सबनेट कोर्ट के भीतर पड़ा हुआ। यहीं से एक सवाल का जन्म होता है, जो डिस्ट्रिक्ट और सबनेट कोर्ट के जरिए जो 4.5 करोड़ से अधिक मामले जो लंबित देश में पड़े हुए हैं, उसमें 2 करोड़ 90 लाख मामले इस भारत देश के भीतर में जमीनों से जुड़े हुए, जमीन विवाद से जुड़े हुए हैं। और जमीन की रकम को अगर निकालेंगे अगर आज के दौर में, तो ये भारत देश के जीडीपी से भी कहीं अधिक है। और हाई कोर्ट के भीतर का डाटा तो ये कहता है कि वहां पर जो जमीनों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो मामले पहुंचे हैं, वो भी भारत देश के जीडीपी के अनुकूल है। यानी इतनी बड़ी संख्या में इस भारत देश अदालतों के चक्कर लगाता है, पुलिस की कार्रवाई उन पर होती है। पुराने मामले चले आ रहे थे और 1 जुलाई 2024 से बिल्कुल नए मामले दर्ज होने शुरू हो जाएंगे। उसमें 302 धारा नहीं रहेगी, अपराध होगा, धारा बदल जाएगी, 103/1 हो जाएगा। हत्या की साजिश या फिर हत्या को लेकर के जो आरोप 307 का लगता था, अब वह 109 में बदल जाएगा। 420 करें तो वह भी 318 बदल जाएगा। सवाल केवल नंबरों भर का नहीं है, सवाल उस एक पूरे प्रक्रिया का है जिस प्रक्रिया के तहत इस भारत देश के भीतर में इससे पहले जो मामले चले आ रहे थे और अब जिन मामलों को कहते हैं कि डिजिटल के तौर पर ले आएंगे, तो डिजिटल के तौर पर मामले लाने में इस भारत देश के भीतर जो साइबर क्राइम हुआ उसका डाटा खुद सरकार कहती है कि 52,000 करोड़ रुपए औसतन हर साल का है। इतना घपला घोटाला देश की आम जनता के साथ, बैंकों और सरकार के साथ ये चूना लगाया जाता है हर साल। लेकिन इन बातों से हट करके अगर बात करें तो सरकारों ने तय किया है कि पूरी फिल्म दिखाएंगे थिएटर में। इस पूरे फिल्म के अंदर अब आईपीसी और सीआरपीसी यानी 511 धाराएं जो आईपीसी की थी वो भारतीय न्याय संहिता के तहत वो 358 बचेंगे। आप फिर पूछेंगे देखिए कम कर दिया गया ना, अब नए तरीके से काम होगा। तो फिर सीआरपीसी में पहले 484 धाराएं थी, ये बढ़ करके 531 हो गई। आप कहेंगे देखिए बढ़ा दिया गया ना, यानी उलझनों को हटा दिया। और इसी प्रकार से भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 1872 का चला आ रहा था वह 2023 का होगा और पहले 167 प्रावधान थे, अब 170 होंगे, उसमें तब्दीली आ गई, यानी बदलाव आ गया। यानी ये कहे कि कानूनी तौर पर इस भारत देश के भीतर में पुलिस प्रशासन, वकील, अदालत, इन तीनों परिस्थितियों को लेकर के जो उलझने पुराने केस और नए केस के साथ होगी, पुराने केस को डील करते समय और नए केस को दर्ज करते समय उसके बीच की उलझनों से जिनको भी गुजरना पड़ेगा, वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सबनेट कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, वो कल के बाद आपकी आंखों के सामने दौड़ने लगेगा। लेकिन इन सारे मुश्किल परिस्थितियों के बीच सरकार को पूरा टेक्नोलॉजी के ऊपर भरोसा है और कहती तो यहां तक है कि इसके भरोसे आप चीजों का समाधान कर लेंगे। और मौजूदा सरकार यही बात कानूनी मंत्री अरुण मेघवाल जी जो ने वो कहा, संसद के भीतर बहस किया था कि देखिए कितना सहज हो जाएगा। यही बात गृह मंत्री भी करते थे। तो जो लोग पुलिस प्रक्रिया, अदालती प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया, उसके बाद तमाम फौजदारी या दीवानी उलझनों के साथ उलझे हुए हैं देश भर के लोग, उनके लिए एक फिल्म की शुरुआत है। दूसरी बड़ी बात इस दौर में यह कि जो सरकार, मौजूदा सरकार सोच रही है कि इस दौर में कुछ ऐसे बदलाव कर दिए जाए कि इस भारत देश में भारत ही बदलता हुआ दिखाई दे। तो क्यों नहीं दुनिया के तमाम बड़ी कंपनियों को भारत लाया जाए। वो बिजली का क्षेत्र हो, मीटर लगाने का क्षेत्र हो, वह किसानों का क्षेत्र हो, खाद और बीज से जुड़ा हुआ क्षेत्र हो, वह इस भारत देश के भीतर में जो बीमा सुधार और बीज विधेयक के साथ है वो बिजली बिल के साथ लेकर के। लेकिन इसमें बहुत बड़ा सवाल इस दौर में ये होता है कि सरकार डिजिटल इंडिया एक्ट भी लाना चाहती है। यानी इसके जरिए इस देश में एक नया नजरिया जो आपके सामने सोशल मीडिया के जरिए उभरता रहा है उसके भीतर परिवर्तन आ जाए। सरकार से सवाल करेंगे, सरकार किसी जगह आपको फंसा देगी। सरकार फिर ये कह रहे हैं कि साइबर की सुरक्षा कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
वो हमें इस्तेमाल करना है, हमारी गोपनीयता सामने नहीं आनी चाहिए जो आ जाती है इस दौर में। तो तमाम सारी बातों को लेकर के अपने तौर पर सरकार एक परिवर्तन चाह रही है। वर्तमान सत्ता इस परिवर्तन के एवज में ये चाहती है कि सब कुछ उनके अनुकूल हो, उनकी मुट्ठी में हो। यहाँ पर डिजिटल इंडिया एक्ट के भीतर सजा 10 साल की है, जुर्माना अलग से है। यानी ये कहे कि जो आलोचना करे उसको दबाने के लिए यह कानून कैसे सक्षम हो सकता है, कारगर हो सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो गूगल अपने लिए काम कर रहा है उसके सामने भी सरकार अपनी बैरिकेड्स को कैसे खड़ा कर सकती है, ये सारे इस समय इसका एक कहते हैं ना परीक्षा है। पहले राउंड में ये तो देख लीजिए, जो आप टीवी देखते हैं आप सोचते हैं कि पता नहीं ये खबर सही है या नहीं है, और सही है तो ये फिर सरकार के लिए है क्या, और आप सोशल मीडिया देखते हैं तो आप कहते हैं अरे ये तो सरकार के विरोध में है क्या। इन दोनों परिस्थितियों के बीच खड़े होकर के देखिए कि ये चेक एंड बैलेंस है, या फिर सरकार चाहती है कि अब सोशल मीडिया भी उस टेलीविजन के तर्ज पे काम करने लग जाए जहां पर उसको अपने आलोचना नहीं सहनी, उसको नहीं चाहिए कोई सवाल, और नहीं जब सवाल चाहिए तो तमाम विधेयक जो इस भारत देश के भीतर में किसानों के सामने, इस देश के आम लोगों के सामने मुश्किल हालात पैदा करने वाले हैं। अगर आपके पास पैसा महंगे बीज को खरीदने का नहीं होगा तो फिर आप किसानी को छोड़ दीजिए। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के खाद को इस्तेमाल करने की परिस्थिति में अगर नहीं होंगे तो फिर आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि सरकार बहुत ज्यादा सब्सिडी के साथ चलना नहीं चाहती है। अभी तो तुरंत देश में चुनाव हुए हैं, टारगेट हमारा 2047 है, तो ऐसे में सियासी तौर पर और आर्थिक तौर पर दुनिया को यह बात बताना भी है कि देखिए हमारी अर्थव्यवस्था कितनी पुख्ता है। और इन के बीच जो मोदी डिप्लोमेसी का बात करते हैं उसके भीतर जरूर बात होगी, लेकिन उससे पहले जो देश में जो विधेयक है लिस्ट में, उसमें बीमा कंपनियां जो बाहर की कंपनियां हैं उनको भी लाने के रास्ते पहली बार इस भारत देश के भीतर 25% एफडीआई और बढ़ा दी गई, यानी 49% से 74% कर दिया जाए, और दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनियों का हाथ में भारत का बीमा क्षेत्र थमा दिया जाए, कंट्रोल उनके हाथ में रहे, देशीय स्तर पर चीजें गायब हो जाए, निजीकरण की दिशा में ये देश आगे बढ़ जाए। इसके लिए पुख्ता इंतजाम, पुख्ता तरीके से इसको लाने की तैयारी इस देश में है। यानी अगली बात यह है कि जो घरों में जो बिजली का मीटर लगा हुआ है, मीटर लगाने वाली जो कंपनी है वो कंपनी किससे बिजली खरीदे, वो बिजली की क्या कीमत हो, उस मीटर के जरिए आपसे जो वसूली होगी रकम, वो सब कुछ उस प्राइवेटाइजेशन के हाथ में थमाने की सोच है, जहां पर सरकार कोई जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहती है। और कंपनियां जब किसी भी क्षेत्र में अगर आती है तो मुनाफे के लिए ही आती है, और जब तक वो मुनाफा कमाएगी नहीं तब तक वो करेगी कैसे, और वो मुनाफा देश की आम जनता के जेब से ही निकालेगी। तो इसके लिए भी विधेयक ही है, बिजली विधेयक। अब इसमें बीज की जो बात करते हैं उसमें कृषि उत्पादन बढ़ा दी जाए, सरकार की सोच है, लेकिन किसानी करेगा कौन, किसानी कॉर्पोरेट करे, पैसा उसका लगे, वह किसान जिसकी जमीन थी वह अपनी ही जमीन पर मजदूर हो जाए, या वह धंधा छोड़ दे, क्योंकि इस दौर में टेक्नोलॉजी खेती करने लगी है। तो हम सब दुनिया के तमाम देशों के सामने प्रतिस्पर्धात्मक तौर पर खड़े क्यों नहीं हो सकते हैं, आखिर हो सकते हैं। लेकिन ऐसे में तो इस दौर में सवाल यह है कि इस देश की जो जनसंख्या है वो पूरे यूरोप भर को समेट लेने की ताकत रखती है। इतनी जनसंख्या दुनिया में कहीं भी नहीं है। इसमें इकोनॉमी, अपने स्वावलंबन, अपनी स्वदेशी सारी बातों को इस दौर में आप भूल जाइए। पैसा है, बाजार है, कमाई है, कमीशन है, घुसखोरी है, तो इसके बाद इकोनॉमी डामाडोल नहीं होगी। देश की जनता के लिए वेलफेयर स्कीम होगी, और इस देश के जनता के लिए इस वेलफेयर के तहत ही एक स्कीम आने वाला। इसका मतलब ये नहीं सोचिए कि इसके पहले की प्रश्न इस बार वेलफेयर भी निजीकरण के हाथों कैसे दिया जाएगा इस देश को, इसकी पूरी लिस्ट तैयार है। वेलफेयर स्कीम के दायरे में इस भारत देश के इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, एजुकेशन का क्षेत्र आएगा, मेडिकल का क्षेत्र आएगा, इलेक्ट्रिकल आएगा, वाटर आएगा, रेलवे आएगा, एयरपोर्ट आएगा, फाइबर सेक्टर आएगा, कम्युनिकेशन सेक्टर आएगा, आपका सफर करना होगा, सड़क से गुजरते समय टोल देना होगा, ये तमाम सारी चीजें होंगी। और इतना ही नहीं, इनसे जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं इस दौर में जो कंगाल होती चली गई, सरकार तो उनके लिए भी जो आईएफएससी इन्वेंसी और बैंक करेंसी को लेकर के जो है उसमें भी संशोधन करना चाहती है। आखिर खेती में केवल बीज नहीं है, वहां पर कीटनाशक प्रबंधक विधेयक भी लाना चाहती है। हेल्थ सेक्टर के भीतर चिकित्सा उपकरण के साथ सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के भीतर बड़ी बड़ी कंपनियों को शामिल करना चाहती है। इतना ही नहीं, जो सुंदर दिखाने के लिए जो प्रसाधन सामग्री होती है उसका भी विधेयक सरकार ने तैयार कर रखा है। तो अब बचिएगा कहां से भैया। आप कहेंगे कि चुनाव के समय तो सरकार बजट का रुख ठीक कर लेती है, जाहिर तौर पे कर लेती है, इस बार भी करेगी। कुछ महाराष्ट्र को सहूलियत दी जाएगी, कुछ हरियाणा को सहूलियत दी जाएगी, कुछ झारखंड को सहूलियत दी जाएगी। 3 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, तो फिर वहां पर अपनी ताकत को दिखाएगी और आगे बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसे में सवाल उसके आगे का होता है। इस भारत देश के भीतर में जो महंगाई का जिक्र होता है, जो बेरोजगारी का जिक्र हो रहा था, इसी दौर में जो व्यापार करने वाले बड़े बड़े बिजनेसमैन बहुत बड़ी संख्या में देश को छोड़ रहे थे, टैक्स का टेररिज्म के तौर पर लोगों को नजर क्यों आने लगा था, इस दौर में मिडिल क्लास की स्थिति लगातार नाजुक क्यों होते जा रही थी, जो इस भारत देश के कानूनी तौर पर बिजनेस करने वाले जो लोग थे सबने अपने हेडक्वार्टर सिंगापुर और दुबई के भीतर क्यों खोल लिया। इन सारे सवालों का जवाब वर्तमान सरकार के पास तत्काल में नहीं है, वो 2047 में इस बात का जवाब देगी जब भारत विकसित हो चुका होगा। लेकिन इस डिप्लोमेसी के दायरे में, इकोनॉमी से के जुडिशल के दायरे में अगर मोदी डिप्लोमेसी को अगर आप समझ रहे हैं तो भारत की डिप्लोमेसी अब धीरे धीरे रसिया और चाइना के करीब पहुंच रही है, क्योंकि पेट्रो डॉलर को लेकर के सऊदी के साथ अमेरिका का जो
टूटन एक पैदा हुई, उसके भीतर पता नहीं कि किस प्रकार डॉलर की कीमत कब कम हो जाए, पता नहीं रिजर्व में रखा हुआ 4x एक झटके में कागज में बदल दिए जाए, और पता नहीं उस दौर में पूरे इकोनॉमी ने ढह करके गिर जाए एक ही झटके में, तो क्यों नहीं अपने तौर पे अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए अब पावर कोल को शिफ्ट किया जाए। इसीलिए इंटरनेशनली पावर सेक्टर अगर चेंज हो रहे हैं तो ऐसे में भारत उसमें सबसे बड़े बाजार के तौर पर और एक बहुत बड़े खिलाड़ी के तौर पर आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन ऐसे में अगला सवाल आपके तरफ से है कि आप इस दौर में कहां पर हैं। इस समय को अगर आपको समझना है तो सियासी तौर पर और डिप्लोमेसी को, जिसे बात करते हैं सरकार चीन की विरोध करती है, हम लोग चीन की विरोध करते हैं, ये तो जानना पड़ेगा जो कल तक अमेरिका के साथ जो भारत की आर्थिक रिश्ते थे, इस साल चीन के साथ वो आर्थिक रिश्ते उससे आगे निकल गए। यानी ये कहे कि भारत इस दौर में सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट करता है वो अमेरिका को करता है, चीन सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो करता है वो भारत को करता है। भारत जो इंपोर्ट करता है बहुत कम अमेरिकी माल आता है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में चाइना का माल आता है। ये परिस्थितियां ये बताती है कि दरअसल भारत देश की इकोनॉमी के दायरों को संभालने के लिए जो नेशनलिज्म का राग होता है वो खोखला था। ये परिस्थिति वर्तमान समय में बताती है कि अपनी इकोनॉमी के लिए वर्तमान समय में डिप्लोमेसी और वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां दोनों को कैसे मिलाया जाए, सरकार इस हुनर को लगातार ढूंढना चाहती है, खोजना चाहती है। लेकिन बहरहाल उन सारी पुरानी परिस्थिति की बात करें जहां पर इस बात का जिक्र होता है कि अगर कानून कल से देश में बदल रहे हैं, अगर जो देश 2024-25 के बीच में जो बजट आने वाला है वो पूरे तरीके से निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है। यानी ये कहे कि अगर इस समय में जो भी विधेयक संसद के भीतर रखे जाने वाले हैं उसके दायरे में किसान हो, देश के मजदूर हो, बीमा क्षेत्र से जुड़ी हुई तमाम सारी कंपनियां हो, या फिर ये कहे कि अपने अपने स्तर पर इलेक्ट्रिक यानी बिजली और पावर सेंटर से जुड़ी हुई जो कंपनियां हो, उन सारे लोगों के रास्ते में भी सरकार उन बड़े पूंजी को लाना चाहती है सामने, जिस पूंजी के आश्रय इस देश के लोग कैसे बिजनेस करें, कैसे धंधा करें। सवाल आप पूछेंगे कि अच्छा वह भी तो बिजनेस ही करते थे, तो यहाँ पे बहुत एक बेसिक बात को समझना पड़ेगा कि जब निजीकरण होता है तो निजी मतलब बहुत साफ सी बात होता है कि प्राइवेट, गवर्नमेंट नहीं होता। गवर्नमेंट हर जिम्मेदारी से मुक्त हो जाती है। किसी बड़ी कंपनी जैसे फ्रांस की एक कंपनी को उसने इस भारत देश के भीतर मीटर लगाने का ठेका दे दिया है। अब वो बिजली का मीटर वो लगाएगी, मीटर का पैसा वो आपसे वसूल करेगी। उसके बाद जो सरकार बिजली बिल ला रही है उस कंपनी को कहेगी कि आपको जिससे चाहिए उससे आप उस कंपनी को से बिजली आप खरीद लीजिए, चाहे वो अंबानी बिजली बेचे, चाहे अडानी बेच रहे हो, चाहे टाटा बिजली बेचे, अग्रवाल साहब बेच रहे हो, मित्तल बेच रहे हो, बिरला बेच रहे हो, या आप ही बेच रहे हो, आपको जिस कंपनी से खरीदना है खरीद लीजिए, उस कंपनी से आपकी सौदेबाजी होगी, हम आपको इतना पैसा रिटर्न में देंगे। तो प्रति यूनिट की जिम्मेदारी सरकार की नहीं होगी, वो आपसे वसूलेंगे क्योंकि वो प्राइवेट हाथों में थमा दी जाएंगे। एक हिसाब से सरकार अपनी तमाम जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ करके निजी हाथों में और प्राइवेट हाथों में सब कुछ सौंप कर उस गवर्नेंस को आगे करना चाहती है, जहां देश की जनता के पास दो ही ऑप्शन होगा। एक, जिसके पास पैसा है वो पैसे के जरिए पैसा बना पाने की परिस्थिति में इस गवर्नेंस का हिस्सा बन जाए, और दूसरी बात, जिसके पास कुछ भी इस दौर में नहीं है वह उस वेलफेयर स्कीम, जहां पर वेलफेयर नहीं कहते, ये एक गरीब कल्याण योजनाएं जो अब तक आपको केवल चावल और गेहूं में नजर आ रही थी, जो 5 किलो अनाज पर टिका हुआ था, ये हो सकता है कि इसका और भी विस्तार कर दिया जाए। यानी ये कहे कि वेलफेयर स्कीम के जरिए इस भारत देश के बहुसंख्यक देश की आम जनता सरकार पर निर्भर हो जाए, और उस वेलफेयर स्कीम का पैसा लगाने के लिए बहुत बड़ी कंपनियों को और दुनिया के तमाम बड़े खिलाड़ी को उतार दे, प्लेयर्स, राजनीतिक प्लेयर्स, बिजनेसमैन, वो सारे सरकार को कुछ पैसा दे और बाकी पैसा जनता से वसूले। जहां पर जो तबका जिसके पास पैसा है, जो टैक्स पेयर तबका है और पैसे वाले तबके इस देश में, उसके दायरे में भी इस देश के 25 से 30 करोड़ लोग आते हैं जो कि यूरोपीय देश के बराबर हैं, उसको भी मतलब कहते हैं कि बाकी जो 100 करोड़ से अधिक लोग हैं इस देश में उसकी चिंता कौन करेगा और क्यों करेगा। इस भारत देश में एक गजब की परिस्थिति है जो आपको इस बार से ये नजर आएगी, और पूरे दिशा में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इस भारत देश के भीतर जो पुलिस प्रशासन का है, जो देश की तमाम अदालतों का है, जो कि पूरी की पूरी अदालत और पुलिस प्रशासन की पूरी पटरियों के भीतर का है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं है, बल्कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान है जो कि पुल तैयार करेगा, जो रेलवे स्टेशनों को सुधारेगा, जो शानदार सड़कें बनाएंगे देश में, जो टोल वसूलेंगे। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये बजट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। यानी ये कहे कि यह भारत देश दुनिया के बाजार के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा इंडिकेशन, एक संकेत दे रहा है कि देख लीजिए आप यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लीजिए, और इसके भीतर 100 बिलियन से ज्यादा की परिस्थितियां इस भारत देश के भीतर हर कोई लगाने का तैयार हो जाए, यानी 100 मिलियन डॉलर से अधिक। ऐसी दौर में आप ध्यान दीजिए इस भारत देश के भीतर में वो तमाम सारे कॉर्पोरेट घराना जो सरकार के साथ गलवैया किए हुआ है, वो लगातार सरकार की उन्हीं नीतियों के ऊपर पैसा लगाने को तैयार है, और सरकार उन्हीं के पैसे को लेकर के एक बजट पेश करने को भी तैयार है। यानी इस दौर में ये कहे कि वो तमाम सारे सवाल, तमाम सारी बात जिसका जिक्र समाजवाद के तहत होता हो, बराबरी को लेकर के हो, इस देश में असमानता दूर करने को लेकर के हो, महंगाई से परेशान लोगों को लेकर के हो, बेरोजगारी कैसे इस देश से दूर हो, इन बातों को लेकर के हो, ये बातें इस दौर में बेमानी साबित होगी, क्योंकि सियासी तौर पर यह भारत देश कल से बदलेगा, या अपने मन में गांठ बांध लीजिए, क्योंकि दिमाग में 2047 दौर रहा है, जिसमें आप इस भारत देश के नागरिक जरूर हैं, जो भारत तरक्की करते हुए
अर्थव्यवस्था के लिहाज से कहते हैं ना कुलाचे मार करके आगे बढ़ेगा, आप उसको देख सकते हैं, आप उसके हिस्सेदारी नहीं बन सकते, वो आपकी हिस्सेदारी नहीं हो सकता, उसके साथ आपकी हिस्सेदारी नहीं हो सकती। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जय हिंद जय भारत।